हाँ जी, हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है क्लास 2 और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस शुरू करी थी फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है और क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है। चलिए, तो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, उसमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल हमने देखा था एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ठीक है, जिसमें जीएस का पोर्शन 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री का पोर्शन 75 मार्क्स का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जीएस और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हमने देखा था इस एग्जाम के लिए आपको 5 सब्जेक्ट प्रेफरेबल है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और फोरेंसिक साइंस। ठीक है, जिसमें से केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। आज दूसरी क्लास है, क्लास फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये यूट्यूब पे वीडियो है। मैंने आपको बताया था लाइव क्लासेस अगर आपको लेनी है, ठीक है ना, लाइव क्लासेस आपको लेनी है तो मैंने आपको बताया था लाइव के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टीचमेंट ऐप है, टीचमेंट ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। कोड गिवन है, कोड डालकर क्लासरूम आईडी डालकर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बताया था 99 रुपीज़ का ये कोर्स रहेगा फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस जो है 149 हो जाएगी। ठीक है, लाइव क्लास का क्या बेनिफिट है? लाइव क्लास का बेनिफिट ये है, वहाँ पे आपको ये जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और प्लस प्लस आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस आए वे भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। परमाणु संरचना कल हमने जो पढ़ा था याद कीजिए, उसमें बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये क्विक रिकैप है जो हमें पढ़ना है या जो हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल हमने क्रोनोलॉजी देखी थी कि किस तरीके से डिस्कवरी अभी चल रही है, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, बोर इक्वेशन। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो एक रिकैप है इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट में लेके चल रहा हूँ। क्वांटम नंबर आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, सारे क्वांटम नंबर आपको बता दिए थे, ऑर्बिटल्स की शेप भी आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर था। इसके अलावा हमने सबसेल का कंसेप्ट देखा था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मुझे जल्दी से चैट में लिख के बता देंगे डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है और डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बता देंगे। और अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का उपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, अपवर्जन सिद्धांत पॉली का पढ़ते हैं। तो देखो ये कहानी यहाँ लिखी है, पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मैं कंसेप्ट ही आपको समझाता हूँ। देखो पॉली के जो ये उपवर्जन अपवर्जन का जो सिद्धांत है या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, क्या कहता है? कहता है किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए दो क्वांटम संख्याएं, या मैं बोलूँ क्वांटम संख्याएं जो आपने पढ़ी, क्वांटम नंबर जो आपने पढ़े हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक, ये तो एक इसका टेक्निकल टर्म हो गया, बट ये आउटकम आया कहाँ से? देखो हमने पढ़ा एक ऑर्बिटल में, आपने पढ़ा था एक ऑर्बिटल है, इसमें या तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो हमने देखा था किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, या फिर एक भी ना हो, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना भी हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। ठीक, या फिर क्या होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? 2 भर सकता हूँ। तो दैट मीन्स किसी भी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, यदि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आप फिल करते हैं तो उनका जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। पढ़ा था, याद है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक बिहेव करता है, याद कीजिए, पढ़ा था रूल, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है क्या? एक चार्ज पार्टिकल की तरह। चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर वो मोशन में आता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक, ये सब मैं हिंदी इंग्लिश कल दोनों में ही बता चुका हूँ। फिर हमने देखा था अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल भी है। ठीक है, अगर उसके पास नॉर्थ साउथ पोल है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके साथ अलाइन होना है, इसके साथ जुड़ना है या एक्मोडेट होना है। ठीक, तो इसका जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था अपोजिट पोल, ठीक है, विपरीत जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दैट मीन्स अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है। चलिए, तो क्या अब किसी ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सेम हो सकती हैं? चलिए समझते हैं कहानी सिंपल से एग्जांपल से। मान लो बच्चों ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल 1 का एस ऑर्बिटल है, फर्स्ट सेल का एस सब सेल है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें आपने भरा है एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरा है? एक। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था एन होता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये जो संख्या लिखी है इसके आगे घर का नंबर, घर का नंबर 1 है तो एन की वैल्यू उसकी 1 हो गई। ये आपको सब कुछ सिखाया था। ठीक है,
एल की वैल्यू याद कीजिए, बताया था 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 है तो यह s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो यह p ऑर्बिटल होगा, जिसको हम एल याद है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक। तो d के लिए ऐसे ही है, f के लिए 3, ठीक है। आगे कोई ऑर्बिटल आएगा g h i तो उसके लिए वैल्यूज चलती रहेंगी। क्लियर है बात? चलिए तो जरा देखिए इसके लिए मुझे जल्दी से बताइए, s है तो l की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। स्पिन की वैल्यू देखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऊपर की तरफ, प्लस हाफ हो गई। अच्छा ml की वैल्यू निकालना भी सीखा था, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या भी बोल रहे थे। तो बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी थी, -l से लेकर +l इसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, देखो 1 s है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, 0 वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ml की वैल्यू भी देख सकते हो 0 है, ठीक। तो क्या आप एक ऑर्बिटल के लिए, क्या किसी भी एक कक्ष के लिए क्या आप देख पा रहे हैं चारों क्वांटम संख्याएं, दैट मींस चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या है, अलग है। तो यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कह रहा है कि भाई किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, या तो किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, या 0 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। सरल सी कहानी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप चैट में लिख दीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसे हम हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सरल सी बात है, कोई भी ऑर्बिटल है तो जनरली एक कंसेप्ट आता है डीजेनरेसी का। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी होना, ठीक है। सेम एनर्जी होना, दैट मीन्स ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्थाएं जिनकी ऊर्जा सेम है उसको हम डीजेनरेसी कहते हैं, ठीक है। डीजेनरेसी कहते हैं, जनरली हिंदी में भी डीजेनरेसी को डीजेनरेसी कहा जाता है, या फिर समान अवस्था भी कहा जाता है, उसको समान ऊर्जा अवस्था, ठीक है। तो डीजेनरेसी से कहा जाता है जिसे हम कहते हैं सेम एनर्जी होना, ठीक। तो मान लीजिए, देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपके पास पी ऑर्बिटल है, हमने देखा था पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, ये होता है पी जेड, ठीक है। मान लो ये तीनों ही पी ऑर्बिटल सेकंड सेल के हैं, मतलब ये 2p x है, ये 2py है, ये 2pz है। मैं आपसे सिंपली कह रहा हूँ कि आपके पास सेकंड सेल है, उसका p ऑर्बिटल है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड सेल का p ऑर्बिटल है, तो उसमें आप देखेंगे कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। अब जिनको ये भी चीजें समझने में समस्या आ रही है तो वेट कीजिए, क्लास में बने रहिए, आपको ये भी क्लियर होगा कि p के 3 ही ऑर्बिटल क्यों हैं, हालांकि कल की क्लास में हमने देख लिया था, ठीक है। अब इसको और अच्छे से भी आगे हम देखेंगे, जब हम आपका रूल पढ़ेंगे तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में ही समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो दैट मीन्स आप सेकंड क्लास देखने हैं, इससे पहले एक और क्लास है उसे प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 2p का 2px, 2py और 2pz तीन ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब बच्चों तीनों ही ऑर्बिटल px, py, pz तीनों ही सेकंड सेल के ऑर्बिटल हैं, दैट मीन्स तीनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। याद कीजिए n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। क्यों है n की वैल्यू 2, मैंने आपको बताया था n है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, ऊर्जा को बताता है, एनर्जी को बताता है, ठीक है। सॉरी, ऊर्जा और स्थिति, पोजीशन को बताता है ना, एनर्जी एंड पोजीशन इन दोनों को बताता है, ठीक। तो ऑब्वियस बात है ये एनर्जी सेकंड स्टेट की है, दैट मींस सेकंड सेल की है, ठीक। और सेकंड सेल के पी ऑर्बिटल हैं, तीनों ही सेकंड सेल के पी ऑर्बिटल हैं, तो सिंपल सी बात है तीनों की ही एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इन तीनों की एनर्जी सेम है, बट इनकी स्टेट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक एक्स स्टेट में अवेलेबल है, एक वाई स्टेट में अवेलेबल है, एक जेड स्टेट में अवेलेबल। तो इनकी एनर्जी सेम है बट इनकी स्टेट कैसी है, डिफरेंट है। तो उसको कह सकता हूँ ये सेम एनर्जी वाले हैं बट इनकी डिफरेंट स्टेट है। समझ में आ रही है बात? तो पी के 3 ऑर्बिटल क्या है, डीजेनरेट है। तो पी के 3 ऑर्बिटल डीजेनरेटेड, दैट मींस उनकी एनर्जी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि तीनों ही पी ऑर्बिटल सेकंड सेल के हैं, सेकंड एनर्जी लेवल के हैं, और तीनों की अगर एनर्जी सेम है बट उनकी स्टेट अलग अलग है, दैट मींस एक पीएक्स स्टेट में है, एक पीवाई स्टेट में है, एक पीजेड स्टेट में है, ठीक है। और जब एनर्जी सेम होती है, डिफरेंट स्टेट होता है, तो बेटा जी जहां पे एनर्जी सेम होती है, समझो जरा बात को कि अगर ऊर्जा तीनों ही ऑर्बिटल की सेम है तो यहाँ पे होगा क्या कि तीनों ही ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन को अधिग्रहण करने की क्षमता बराबर होगी, ठीक है। दैट मींस मान लीजिए अगर एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है 2p में, आपको केवल एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप वो एक इलेक्ट्रॉन px में भरेंगे, py में भरेंगे, pz में भरेंगे? तो इसका आंसर जनरली कुछ बनेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि तीनों ही ऑर्बिटल की इक्वल अवस्था है, या मैं बोलूं इक्वल एनर्जी है। तो इक्वल एनर्जी है तो आप इक्वली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं। दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है।
ठीक है, वो उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, क्योंकि हमने देखा था, याद है कल एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि ऑर्बिटल आर द 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल जो होते हैं 3 विमाओं वाले वेव फलन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। भाई जब इलेक्ट्रॉन का घर है तो उसकी मर्जी वो इस वाली स्टेट में रहे या इस वाली स्टेट में रहे, इस वाली में रहे, दैट मीन्स पीएक्स में रहे, पीवाई में रहे या पीजेड में रहे, वो उसकी इच्छा है। ठीक है, तो डीजेनरेसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्टेट में रह सकता है, पीएक्स में भी, पीवाई में भी और पीजेड में भी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब भी सेम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन आप पहले सिंगल सिंगल ही भरेंगे। क्यों सिंगल भरेंगे? क्योंकि ऑब्वियस बात है, तीनों ही ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी है। अगर उनकी एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन आप तीनों ही ऑर्बिटल में किसी भी ऑर्बिटल में भर सकते हैं। बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम पहला इलेक्ट्रॉन देखो पीएक्स में ही, मतलब लेफ्ट वाले में भर के दिखाते हैं, देन उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, देन तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो हुंस रूल को अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए पी में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऑब्वियस बात है तीनों ऑर्बिटल हैं डीजेनरेट। कैसे हैं? समान ऊर्जा वाले, डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट होने की वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पेयरिंग होगी। ठीक है, तो उसके बाद पेयरिंग होगी। तो हुंस का नियम कहता है कि डीजेनरेसी होने की वजह से जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले सिंगल सिंगल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। सरल सी बात है। चलो ये तो था पी के लिए। अगर मान लो आपके पास डी सब सेल है, तो डी सब सेल है तो, और मान लीजिए डी में भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो आप कैसे भरेंगे? पहले ऑब्वियस बात है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि ये जो सिंबल होता है इसको जनरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए दर्शाते हैं। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, और जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयरिंग करेगा। समझ में आ रही है बात? कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड सही है इलेक्ट्रॉन भरने का। तो मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कभी भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हुंड के नियम को वायलेट कर देंगे। ठीक है, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, डीजेनरेसी होने की वजह से, सबकी सेम एनर्जी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को पहले आप सिंगल 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 भरेंगे, देन उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पेयरिंग करेगा आफ्टर द फिलिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उसकी हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, ना ही आप मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी नहीं भर सकते। ठीक है ना, कि मान लो आपने ऐसे तो 4 भर दिए, ऐसे तो 4 भर दिए, और 5वां और छठा यहाँ पे भर दिया, और ये वाला ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया। क्यों? ये वाला ऑर्बिटल इसको खाली नहीं रहने देगा। व्हाई? बिकॉज़ ऑल आर डीजेनरेट। ये सभी कैसे हैं? डीजेनरेट है, सेम एनर्जी वाले हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, ये तुरंत इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा कि भाई पहले मेरे पास आ, मेरी भी तो एनर्जी सेम है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एफ ऑर्बिटल के लिए बताएंगे। एफ ऑर्बिटल में मुझे बताइए 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले बताइए एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं? चैट में से जल्दी से लिख देंगे। एफ के हमने पढ़े थे 7 ऑर्बिटल होते हैं, और भरने कितने हैं मुझे एफ में? 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 10 भरने हैं। भरता हूँ। पहले एक यहाँ सिंगल, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, फिर ये हो गया 7 भर दिया सिंगल, उसके बाद 8, ये 9, ये 10। सिंपल सी बात है, आप शायद अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अबव रूल। ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप बीएससी कर चुके हैं तो ये आपको आता होगा। बस एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट्स जरूर पूछे। जो आपके अपने डाउट जितने बनते हैं वो जरूर क्लियर कीजिए। ठीक है, और जिनको ये आता है या तो उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, या फिर इसको 2x पे करके 1.5x पे करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, बट मेरा मानना है फर्स्ट टाइम देखते हैं तो थोड़ा सा स्लो करके ही देखिए। अगर आपको आता भी है कोई बात नहीं, आपका ये रिवीजन ही कराएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगला नियम जिसे हम कहते हैं अबव नियम। ठीक है, और अबव जनरली एक यूरोपियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। यहाँ पे जैसे हमने हुंस का नियम पढ़ा, ठीक है, पॉली का प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक, तो दोनों ही नाम है, हुंस भी नाम है, पॉली भी नाम है। बट अगर अबव की बात करूं, अबव कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब बिल्डिंग बनाना। ठीक है, बिल्डिंग हम कैसे बनाते हैं? तो कभी भी देखो बच्चों, बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा नहीं होता कि पहले हम छत बना देंगे। ऑब्वियस बात है, छत बनाने से पहले मुझे उसके बेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? बेस। तो पहले मैं नींव रखूंगा, देन उसके बाद ईंट पहले फ्लोर, पहले बिल्कुल डाउन फ्लोर की रखूंगा, फिर उसके ऊपर आगे फ्लोर की रखूंगा। दैट मीन्स किस तरीके से बिल्डिंग अप करा जाता है कि सबसे पहले आप सबसे नीचे वाले क्षेत्र को भरते हैं, देन उसके बाद ऊपर वाले क्षेत्र को भरते हैं। सेम यदि आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लो एनर्जी में करेंगे, देन उसके बाद हाई एनर्जी में करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था
जो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेगी, ठीक है। और जैसे-जैसे ये n की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान रखना, जैसे-जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ध्यान रखना ऊर्जा एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। मास्टर्स में आप जिन बच्चों ने मास्टर्स किया होगा उन्होंने ये बात पढ़ी भी होगी, ठीक है। और इसमें एनर्जी की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व भी किया होगा। बट फिलहाल के लिए हमें ग्रेजुएट लेवल पे ही देखना है, तो मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूँ कि जैसे-जैसे n की वैल्यू बढ़ती है ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि नाभिक से, न्यूक्लियस से मैं जितना दूर जाऊँगा, नाभिक से, न्यूक्लियस से मैं जितना दूर जाऊँगा, उतनी ऊर्जा बढ़ेगी भी, ठीक है? उतनी ऊर्जा बढ़ेगी भी। तो n बराबर ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे जितना नाभिक से दूर जाऊँगा, उतनी ही ऊर्जा हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक? तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरना होगा अबाउ नियम के अकॉर्डिंग, वो कहाँ भरूँगा? फर्स्ट स्टेट में, n बराबर 1 में। फिर उसके बाद कहाँ भरूँगा? अगर n बराबर 1 फर्स्ट स्टेट भर जाएगा, उसके बाद मैं सेकंड स्टेट में भरूँगा, देन थर्ड में, देन फोर्थ में एंड सो ऑन, ठीक है? क्योंकि हमें जो बिल्डिंग अप करना है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगा, कहाँ से करूँगा? लो एनर्जी लेवल से करूँगा और कहाँ तक करूँगा? हाई एनर्जी लेवल पे करूँगा, ठीक है? चलिए, इसको समझाने के लिए बच्चों मैं एक कांसेप्ट जो आपको समझाऊँगा अब, ये मैं पीटर स्काइज़ एक किताब है, उस किताब से मैंने कांसेप्ट लिया है, ठीक है? तो जितने भी कांसेप्ट्स हैं, मैं आपको बुक के नेम्स जो हैं रेफर करता रहूँगा, ठीक है? तो मान लें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है और यहाँ पे ये सबसे नीचे, यहाँ पे नाभिक है। कौन है? न्यूक्लियस है, ठीक है? नाभिक लिख देता हूँ, ठीक है? ये नाभिक है, ठीक? और न्यूक्लियस के पास देखो, थोड़ा-सा और इसको अच्छे से बना के देखते हैं। हमने देखा था कल भी, अगर ये न्यूक्लियस है, तो इसके पास जो ये पहली सेल होती है, इसको हम के सेल भी कहते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद एल सेल होती है, ये सब आप जानते हैं। फिर इसके बाद ये एम सेल होती है और उसके बाद अगली एन सेल होती है, ठीक है? एन सेल होती है। KLMN ये सेल आपके पास होती हैं। सबसे पहले ये K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। ये आपने पढ़ा था, तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो न्यूक्लियस है उसको मैं अब ऐसे गोला ना बनाकर एक सिंपल लाइन से दर्शा रहा हूँ, ठीक है? और लाइन ऊपर की ओर जा रही, दैट मीन्स ऊर्जा बढ़ती हुई चल रही है, ठीक है? जिसको हम एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो इसे न्यूक्लियस नाभिक कह रहा हूँ, तो ये सबसे पहले K सेल है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ बनाने की सोच रहा हूँ और कैसे बना रहा हूँ कि केवल नाभिक लिखा है, दैट मीन्स एनर्जी स्टेट्स में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नाभिक है, तो मान लो यहाँ तक, इतने तक में ये ठीक है, ऐसे डॉट से दिखा रहा हूँ, डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेट है, n बराबर 1 है, n बराबर 1 है। याद कीजिए कल हमने कांसेप्ट पढ़ा था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है बोहर-बरी इक्वेशन के थ्रू, ठीक है? बोहर-बरी इक्वेशन जो कितना बताता है 2n स्क्वायर याद है? ठीक है? बोहर-बरी इक्वेशन बताता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2n स्क्वायर करनी होती है और जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, ठीक है? तो n बराबर 1 है बच्चों, उसको मैं k सेल कह सकता हूँ, k सेल, ठीक है? n बराबर 1 इसको हम k सेल कह सकते हैं। दैट मीन्स n की वैल्यू जैसे यहाँ 1 रखता हूँ फॉर्मूले में, तो यहाँ पे k सेल में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे, ठीक है? k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे, ठीक? अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि यहाँ पे k सेल में इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में कौन-सा ऑर्बिटल एक्सिस्ट करेगा या फर्स्ट सेल के कितने ऑर्बिटल या सबसेल एक्सिस्ट करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है अगर n बराबर 1 है, जिसको हम k सेल कह रहे हैं, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफ़ी है। याद कीजिए, आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि s का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? उस एक ऑर्बिटल मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट सेल का केवल s ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट सेल का केवल s ऑर्बिटल होता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में मुझे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफ़ी है, इसलिए फर्स्ट सेल का मुझे केवल s ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखो सेकंड सेल पे आओ, n बराबर 2 पे आओ, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल थी, अब सेकंड एनर्जी लेवल पे चलते हैं। सेकंड एनर्जी लेवल को हम l सेल भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है? चलिए, यहाँ पे 2n स्क्वायर फॉर्मूले वैल्यू पुट करता हूँ, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस सेल में कितनी सबसेल एक्सिस्ट कर सकती हैं? तो बेटा जी यहाँ पे सेकंड सेल में 2 का s भी एक्सिस्ट कर सकता है और 2 का p भी एक्सिस्ट कर सकता है, ठीक है? 2 का s भी एक्सिस्ट कर सकता है और 2 का p भी। तो n बराबर 2, ठीक है? जिसमें l की वैल्यू n बराबर 2 जिसको हम l भी कहते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए s ऑर्बिटल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे और p में कितने आ जाएँगे? 6। याद कीजिए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, ठीक है? ये सब आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं मान के चलता हूँ ये आता भी होगा, अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, फॉर्मूला भी देखा था 2l + 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला भी देखा था 2 × 2l + 1, ठीक है?
अब हुंड्स का नियम भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले अगर आप भर रहे हैं सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल काफ़ी हैं। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल काफ़ी हैं। ये एक सरल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल काफ़ी हैं, इसीलिए सेकंड सेल में कभी भी d और f ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ख़ैर हमारे एमसीक्यूज़ में तो नहीं बनते हैं, बट ये कांसेप्ट है, क्या पता घुमा-फिरा के कोई क्वेश्चन इस तरीके का हमें दे ही दे, ठीक? तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड सेल का एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं होता? क्यों वाला क्वेश्चन पूछता है, तो उसका रीज़न ऐसा ही कुछ होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 कितने भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके पास एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल काफ़ी हैं, ठीक है? क्योंकि एस में 2, पी में 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं। तो सेकंड सेल में आपको डी और एफ ऑर्बिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? ऐसे ही मैं n बराबर 3 पे चलूँ, ठीक? जिसको हम m सेल भी कहते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ऑर्बिटल देखिए, ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है? ये 3p ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है, ठीक है? अब बताइए 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 3 का मुझे s भी चाहिए होगा, 3 का p भी चाहिए होगा और 3 का d भी चाहिए होगा, ठीक है? और देखो आप यहाँ पे आउटगो का नियम लगाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से देखो कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा की ओर दैट मीन्स हाई एनर्जी की ओर भर रहे हैं, ठीक है? पहले इलेक्ट्रॉन आपने 1s में भरा, देन 2s में भरा, देन 2 में, देन 3s में भरेंगे, देन 3p में एंड देन 3d में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है? चलिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एस में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, पी में 6 भर सकता हूँ और डी में 10 भर सकता हूँ। तो 2, 6, 10 टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो सेम क्वेश्चन थर्ड सेल में एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं होता? थर्ड सेल में एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं होता? तो आई थिंक इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरने और 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सर हमें केवल कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे? एस का, पी का, डी का। इसलिए थर्ड सेल में केवल एस, पी, डी ऑर्बिटल होते हैं, एफ ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? चलिए, एक आगे देख लेते हैं, n बराबर 4 पे, आगे आप करते रहिएगा, ठीक है? इसको हम n सेल कह देंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है? 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 32 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये 1s ऑर्बिटल सॉरी ये 4s ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे आप 4p ऑर्बिटल ले लीजिएगा, 4d ऑर्बिटल ले लीजिएगा, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे 4f ऑर्बिटल ले लीजिएगा, क्यों? क्योंकि मुझे 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है? और 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, भरने के लिए आपको s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और f जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन सभी चाहिए होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सेल में कौन-कौन से सब सेल एक्सिस्ट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें s भी एक्सिस्ट करेगा, p भी, d भी, f भी। व्हाई? क्योंकि इसमें टोटल हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और 32 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें s, p, d, f चारों ही ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबका ऐड ही 32 आएगा, है ना? तो आई थिंक ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है? तो हाउ-भाव का नियम भी लगा लिया, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम भी देख लिया, ये भी जान लिया कि केवल फर्स्ट आपका जो सेल है, फर्स्ट सेल में केवल s ऑर्बिटल ही क्यों होता है? फर्स्ट सेल में p, d, f ऑर्बिटल क्यों नहीं होता है? तो आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है? आंसर क्या मिला है कि फर्स्ट सेल में केवल s ऑर्बिटल एक्सिस्ट करता है, व्हाई? क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफ़ी है, तो मुझे p, d, f की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ सेल के लिए भी कहानी को कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक ये निकालना सभी को आता होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वो देखा होगा आपने अवबोह की सांप सीढ़ी, ठीक है? ऐसे 1s, 2s फिर यहाँ लिख देता है 3s, यहाँ लिख देता है 4s, ठीक है? अवबोह की सांप सीढ़ी, ये 5s हो गया, 6s हो गया, 7s हो गया, आपने पढ़ा है ये, 8s हो गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैं याद कीजिए, मैं यहाँ 1p नहीं लिखूँगा, ना ही वहाँ लिखा रहता है, क्यों? अरे भाई सिंपल है, अभी बताया आंसर अभी दिया कि अगर आपके पास फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफ़ी है, इसलिए 1 का p ऑर्बिटल नहीं होता, तो पहला p ऑर्बिटल किसका आता है? 2 का आता है, तो 2p होगा, क्लियर है? ऐसे ये 3p होगा, 4p होगा, ठीक है? 5p होगा, 6 का p होगा और 7 का p होगा, ठीक? चलिए, क्या 2 का डी होगा? नहीं होगा। पहला डी कहाँ से आएगा? 3d आएगा। क्यों 2 का डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसलिए s ऑर्बिटल चाहिए। सेकंड सेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो s और p दैट मीन्स p में 6, s में 2, 8 ही इलेक्ट्रॉन आएँगे, ठीक है? इसके बाद थर्ड सेल में आते हैं। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे? 18,
अब आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, कांसेप्ट मैंने ऊपर बताया था, वो धीरे ही पढ़ाया था, बट जब कांसेप्ट को अप्लाई करना है, तो उसको थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा, ठीक है? ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 5d और यहाँ पे हो जाएगा 6d, ठीक है? इसके बाद पहला f ऑर्बिटल किसका आता है? आप कहेंगे सर 4f का आता है, देन 5f का आता है, तो 4f 5f यहाँ पे हो गए, ठीक? फिर ये सांप सीढ़ी कैसे खेलते थे? याद कीजिए, ऐसे सांप बनाते थे इधर से, ये घूम के आया, पहले 1s में भरोगे, देन 2s में भरोगे, फिर ये घूम के आया, देखो 2p में भरोगे, 3s में भरोगे, है ना? 3p में भरोगे, 4s में भरोगे, देन सो ऑन, 3d, 4p, 5s, ऐसा करके सांप सीढ़ी आपने देखा होगा, ये बनी रहती है, ठीक? तो एग्जाम में हम ऐसे सांप सीढ़ी तो बनाने नहीं जाएंगे, ठीक है? इसमें समय भी व्यर्थ होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम ये सांप सीढ़ी बनाने तो नहीं जा रहे, ठीक है? इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, ठीक? हमारे टीचर्स ने भी हमें ऐसे ही सिखाया था और ये अच्छा मेथड है, काफी इफेक्टिव मेथड है, ठीक है? एक तरह का निमोनिक्स ट्रिक्स मान लो, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, स्कूल स्कूल करके, एस, ठीक है? क्या है? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखे और जो आता है वो इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है? देन पीएस, ठीक? देन आगे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डीपीएस, ठीक है? देन फर्दर डीपीएस और फिर एफडीपीएस एंड देन फर्दर एफडीपीएस, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ठीक है? एफडीपीएस देन फर्दर एफडीपीएस, ठीक है? तो ये क्या चीज है? ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस तरीके से हमें करना है, ठीक है? हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब बच्चे पूछ रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, हम बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, किसमें फिलिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इन सब सेल्स में, या फिर आप इसको ऑर्बिटल भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की जो आप फिलिंग कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फंडा याद करने का देखो, स्कूल स्कूल, ठीक? पब्लिक स्कूल ऐसे करके याद कर सकते हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना? एफडीपीएस ऐसे करके उसको याद करना है, ठीक? अब देखो जो रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एस रिपीट है 2 बार, फिर एस के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आ जाएगा? पीएस, तो पीएस 2 बार, फिर पी के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? डी, डी भी 2 बार, ठीक है? फिर देखो एफ भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एफडीपीएस, सरल सा तरीका याद करने का, ठीक है? 1-2 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद देखो सबसे पहले कहानी क्या पढ़नी है? अबाउ रियल रूल को याद करना है, अबाउ का नियम, इसको हमने याद किया था क्या? कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे, वो किसमें भरोगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ही भरोगे, तो 1s में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में आएगा, ठीक? तो 1s हो गया, देन इसके बाद 2s, तो जब फर्स्ट का s ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, तो 2 के s में आऊँगा, ठीक? याद कीजिए पहला p ऑर्बिटल किसका था? 2 का था। क्या 1 का p ऑर्बिटल था? इसका आंसर है नहीं, क्यों? कि 1 फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफ़ी है, तो फर्स्ट सेल का p ऑर्बिटल नहीं होता है, तो पहला p ऑर्बिटल, पहला p दिख रहा है देखो, तो पहला p किसका है? सेकंड सेल का है, ठीक? इसके बाद 2 का s हो गया, तो अगला s 3 का s होगा, 2 का p होगा, अगला p किसका आएगा? 3 का p आएगा, ठीक? 3 का s हो गया, अगला s किसका आएगा? 4 का आएगा, ठीक? यहाँ d, पहला d किसका था? क्या सेकंड सेल में d ऑर्बिटल अवेलेबल था? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s और p ऑर्बिटल काफ़ी हैं, ठीक? तो पहला d हमने देखा था किसका है? 3 का, देख लो अब तक कोई d नहीं आया, पहला d 3 का है, ठीक है? फिर उसके बाद देखो 3 का p हो गया, तो अगला p 4p होगा, s हो चुका है 4 का, तो अगला s 5s होगा, ठीक? 3d हो चुका है, तो अगला 4d होगा, ठीक है? फिर देखो 4p हो चुका है, तो अगला p किसका होगा? 5 का, 5s हो चुका है, तो अगला s 6s होगा। चलिए बताइए पहला f ऑर्बिटल किसका देखा था? तो 4 सेल में देखा था, ठीक है? इसके बाद 4d हो गया, तो अगला d होगा 5d, फिर ये होगा 6p, ये होगा 7s, ठीक है? और ये बता दो आगे, f 4f हो गया, तो अगला 5f होगा, 5d हो चुका है, तो 6d होगा, 7s हो चुका है और 6p हो चुका है, 6p के बाद अगला p कौन सा आएगा? 7 का p आएगा, 7s हो चुका है, तो अगला s कौन सा आएगा? 8s आएगा। सरल सा तरीका है, ठीक है? चलिए तो करते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता ही है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, कितना है? 1। तो ध्यान रखना, जिसका एटॉमिक नंबर, हिंदी में भी बोलता चल रहा हूँ, परमाणु क्रमांक, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बहुत सरल सी बात है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों और एक ही प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, ठीक? दैट मीन्स मुझे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है,
ठीक? तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विन्यास में मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है और आपको पता है हमने अफबाउ का नियम पढ़ा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें भरूँगा? ऑब्वियस बात है एस में भरूँगा, तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 1s1 आएगा। ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है जिन बच्चों को आता है स्किप कर दीजिएगा क्योंकि मुझे ऑब्वियस बात है ये वीडियो उन बच्चों को भी समझाना है इस वीडियो में जो बच्चे थोड़ा-सा कहते हैं ना वीक हैं क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड में काफ़ी बच्चे बहुत रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, ठीक है? और बेसिकली उन्हें काफ़ी मैंने देखा है कि दिक्कतें होती हैं इन चीज़ों में, ठीक? तो मैं चाहता हूँ वे बच्चे भी इसको सीख लें और जिनको आता है वो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? और जिनको आता है मैं कुछ उनको एलिमेंट्स दे देता हूँ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा जैसे मरकरी का, ठीक है? जिनको डायरेक्ट भी आता है कि भई 5d 10 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख देंगे। बट मुझे बताएँगे इससे पहले कौन-सी नोबल गैस आती है, तो नोबल गैस के टर्म में इसको लिख के बताएँगे, ठीक है? और इसको लिख के चैट में आप ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए, हाइड्रोजन के बाद बच्चों मान लीजिए मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है, ठीक? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को और ऊपर भी तो लिखते हैं, ऊपर किसको लिखते हैं मास नंबर भार संख्या जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, ठीक है? मास नंबर परमाणु भार या फिर भार संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी एलिमेंट को किसी तत्व को दर्शा रहे हैं, तो जब भी उसको प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ आप क्या लिखेंगे उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर और ऊपर की ओर क्या लिखेंगे उसका मास नंबर भार संख्या या फिर परमाणु भार। क्लियर है बात? तो चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अभी देखा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसपे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे बेटा जी? 11 और उसपे कितने प्रोटॉन हो जाएँगे? 11। ठीक है? तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का करना है। ठीक है? तो 11 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, मेथड आपने ऊपर देखा। तो अबबाउ का नियम कहता है कि पहले हम निम्न एनर्जी से, निम्न ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का विन्यास करेंगे। तो उससे पहले हमें 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले तो माइंड में ये बात फिट कर लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है, तो मुझे यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है? फिर ये भी याद रखना है कि एस में याद कीजिए कल पढ़ा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। कल कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक? तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एस में पहले यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, अगले एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक? 2 और 2 4 हो गए, फिर पी में कितने आ जाएँगे 6 तो टोटल यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है। आपने पढ़ा है कि आपके पास जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो आपके पास होती है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक कांसेप्ट कि हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में जो हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इधर की साइड हमारे पास एस सेल होती है, याद है? इसके बाद यहाँ पे ऐसे ये लेटे हुए में डी सेल होती है, इधर हमारे पास या डी ब्लॉक होते हैं या इधर हमारे पास कोने में पी ब्लॉक होते हैं और नीचे यहाँ एफ ब्लॉक अलग से लेट रखे होते हैं, ठीक है? तो एफ ब्लॉक होता है, तो एफ ब्लॉक हम देखते हैं लेफ्ट में, ठीक है? बीच में डी ब्लॉक होता है जिनको हम ट्रांजिशन भी कहते हैं, फिर इधर पी ब्लॉक होता है और नीचे है ना इनर ट्रांजिशन जिसको हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है? तो उसको यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने पे बेटा जी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए हाइड्रोजन का आप एक ही इलेक्ट्रॉन था 1s में आ गया तो हाइड्रोजन s ब्लॉक का एलिमेंट होगा और ध्यान रखिए s ब्लॉक जब हम पढ़ते हैं s ऑर्बिटल पढ़ते हैं तो याद कीजिए उसका ये वाला मतलब ग्रुप नंबर 1 होता है ये s1 होता है और ये ग्रुप नंबर 2 जो होता है ये s2 होता है ठीक है तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे आ जाएगा इसलिए पीरियोडिक टेबल में इस साइड में हाइड्रोजन दिखाई देता है ठीक है इसके बाद नीचे यहाँ पे लिथियम दिखाई देता है उसके बाद सोडियम दिखाई देता है क्यों कि सोडियम का भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना है 3s1 तो s1 वाला ब्लॉक यहाँ पे है तो सोडियम आपको इस साइड में दिखाई देगा ठीक है खैर पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाऊँगा उसमें अलग से मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा, ठीक है? पर फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं एक और जल्दी से जिंक बता दो जिंक। जिंक का परमाणु संख्या 30। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे 30 कितने प्रोटॉन हो जाएँगे 30 क्योंकि जितना परमाणु संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है? तो 30 ही इलेक्ट्रॉन और 30 ही इसके पास प्रोटॉन हो जाएँगे, ठीक है? अब क्या करना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, मेथड ऊपर देख लिया, ठीक है?
तो देखो 1s 2p6, ठीक है, 1s 2s 2p6, यहाँ हो गए 10 और यहाँ पे हो जाएंगे 10 और 2 12, 12 और 6 18, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 भर सकता हूँ। फिर देखो आगे ऐसे फिर से 2 भरूंगा, फिर d आ गया, d में मैक्सिमम कितने भर सकता हूँ 10। गिन लीजिएगा टोटल, यहाँ पे गिन लीजिएगा टोटल यहाँ पे आपने 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए होंगे। तो यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, भरना इलेक्ट्रॉन इसी मेथड से है, भरना इलेक्ट्रॉन इसी मेथड से है। बट ध्यान रखिएगा जब भी आप भरते हैं इलेक्ट्रॉन को तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सेल के बढ़ते हुए क्रम में जरूर लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखो जब आपने ये फिलिंग करी है ना, ये फिलिंग करी है, इसमें आपने ऑलरेडी अबाउ रूल लगा दिया है, इसमें आपने ऑलरेडी मेडलन रूल लगा दिया है, ठीक है? मेडलन रूल इस पे भी अभी आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है? चर्चा करूंगा और वो जस्ट इसी वाले एग्जांपल में आपसे चर्चा करता हूँ, समझाता भी हूँ, ठीक? ये 1s लिखा है, ये 2s लिखा है, ये 2p6 लिखा है, ठीक है? 3s2 लिखा है, 3p6 लिखा है, फिर उसके बाद आपने 4s2 लिखा है, फिर 4d10 लिखा 3d10 लिखा है, सॉरी नॉट 4d, इट इज 3d10, ठीक है? आपने फिलिंग ये करी, आप एक बार ऊपर से चाहे तो दोबारा से मेल कर सकते हैं, ठीक है? ये आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग रखी है। बेटा जी जरा समझिएगा, ये आपने क्या सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है? तो इसका आंसर है नो। ये आपने जो ऊपर फिलिंग करी है, देखो ये जो ऊपर यहाँ पे फिलिंग करी है, इसके क्रम में लिखा है, ठीक है? पर जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाते हैं तो सेल के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। दैट मीन्स ऊपर जो मेथड दिया गया है उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, आंसर गलत नहीं आने वाला, ठीक है? बट शर्त ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, ऊपर वाले मेथड से निकाल लें, तो बस इनको सेल के बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड सेल है, इसके बाद बीच में फोर्थ सेल आ गया, देन थर्ड सेल आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं आपको यहाँ पे दूँगा, ठीक है? पहले देखो फर्स्ट सेल आनी चाहिए, फिर इसके बाद देखो सेकंड सेल आनी चाहिए, फिर थर्ड सेल आनी चाहिए, बट थर्ड के बीच में फोर्थ सेल आ गई, देन थर्ड सेल है। तो सेल के बस बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। तो मैं यहाँ लिखूँगा देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 3d10 और 4s2। समझ में आ गई होगी बात? बस मैंने कुछ नहीं करा, 3d10 को पहले लिख दिया, 4s2 को बाद में। क्यों? क्योंकि मैं इसको सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल लिखी है, यहाँ पे देखो सेकंड सेल लिखी है बढ़ते हुए क्रम में, फिर देखो थर्ड सेल लिखी है और लास्ट में फोर्थ सेल लिखी है, ठीक है? ये बस रूल होता है कि इसको भाई बढ़ते हुए सेल के क्रम में लिखना होता है। निकालना कैसे? अब भी कह रहा हूँ, आंसर निकालना है ऊपर वाले मेथड से, इससे ही, ठीक है? और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, तो बस शर्त ये है उसको बढ़ते हुए क्रम में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? एक चीज़ और, हमसे कई बार ये बोला जाता है, जो आंसर कई बार देखने को मिलेंगे, वो नोबल गैस की टर्म में देखने को मिलेंगे। किसकी टर्म में देखने को मिलेंगे? नोबल गैस, ठीक है? नोबल गैस। चलिए जल्दी से मुझे बताएँ नोबल गैस क्या होती है? इनर्ट गैस, जिसे हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। नोबल गैस जो निष्क्रिय होता है, रिएक्शन नहीं करता है, ग्रुप 18 जीरो ग्रुप में आता है, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में आपको देखने को मिलता है ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको हम ग्रुप 18 कहते हैं। बताओ कौन-कौन सा? इसमें हीलियम होता है, सबसे यहाँ ऊपर हीलियम दिखाई देगा, नियन दिखाई देगा, फिर आर्गन दिखाई देगा, फिर क्रिप्टॉन दिखाई देगा, फिर ज़ीनॉन दिखाई देगा, फिर रेडॉन दिखाई देगा, ठीक है? फिर उसके बाद अनअनऑप्टियम दिखाई देगा। ये सारे एलिमेंट्स आपको ग्रुप 18 में दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिए नोबल गैस की टर्म में अगर आपसे इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो नोबल गैस की टर्म में भी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है? वो कैसे लिखेंगे? ज़रा समझो। इसके पास में कौन-सी नोबल गैस, कौन-सी निष्क्रिय गैस आती होगी? तो उसको समझते हैं। देखो इसके पास जो नोबल गैस आती है वो आर्गन आती है, ठीक है? ये आर्गन इसके पास की नोबल गैस है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 18 होता है, तो दैट मीन्स इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा ऊपर वाले मेथड से, तो आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है? और उसके बाद आगे बच जाएगा 3d10 और सॉरी, ये मैं जनरली ऊपर वाले के लिए लिख के दिखा रहा था, आप आर्गन का लिख रहे हैं, तो 3p6 तक ये 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। गिन लीजिएगा 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, ठीक है? ठीक है, मैं जनरली सोच रहा था कि एआर के साथ ऊपर वाले का लिख दूं, बट कोई बात नहीं, इसे वन बाय वन समझते हैं। आर्गन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना निकल गया है, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और सेम चीज देखो आपको ऊपर भी दिखाई दे रही है, 3p6 तक ये चीज ऊपर भी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन मैंने फिल करे हैं, इसकी जगह पे मैं आर्गन भी तो लिख सकता हूं। तो दैट मीन्स जिंक जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन जाएगा? एआर। ये देखो यहाँ तक 3p6 तक तो ये एआर ही दिखाई दे रहा है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ भी सिमिलरली 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ भी सेम आपको चीज दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये आर्गन है। इसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है? 3d10 और 4s2। तो नोबल गैस की टर्म में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा Ar 3d10 4s2। क्लियर हो गई बात? चलिए अब एक और बात,
ये आपने जब अब रूल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया 3d10 मतलब डी सेल में आया, तो बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ये भी आंसर मुझे मिल गया। तो एक ही चीज में बहुत सारे आंसर्स को देख रहे हैं कि जिंक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। खैर हालांकि ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट एक जनरल बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बता दो जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और जनरली मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा वो सिंपल मेटल का नहीं पूछेगा, वो आयंस का पूछेगा। बोल देगा Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक, चलिए तो बताइए जल्दी से Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या होगा। देखो 2+ चार्ज कब आया, तो सबसे पहले यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन और देख लेते हैं मेटल की, धातु की। ठीक है, मेटल जिसको हम धातु बोलते हैं, क्या होते हैं धातु। धातु वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और आपने बचपन से पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, कल हमने बहुत बड़ी इक्वेशन पढ़ी थी, 11 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, दैट मींस ये 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो बेटा इस पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। समझिएगा बात को, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे 2 8 बन जाएगा। और आप जानते हैं 2 8 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक स्टेबल विन्यास होता है। ठीक है, ठीक है, एक स्टेबल विन्यास होता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उस पे कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, स्टेबल हो गया। ठीक, ऐसे ही जिंक को समझिए, जिंक पे +2 चार्ज आया, तो जिंक ने भी तो बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ठीक है, तो जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो समझिएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d10 4s2। हमने अफबाउ का नियम पढ़ा, अफबाउ का नियम पढ़ा। अफबाउ का नियम कहता है कि आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को जो भरेंगे वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर भरेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले हाई एनर्जी से निकलेगा, और हाई एनर्जी से निकलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन निकलते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने हाई एनर्जी से आपको निकालना है। तो 3d और 4, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी भी बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है। तो दैट मींस फोर्थ सेल की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आप जिंक के निकाल रहे हैं, Zn2+ का पूछा है, तो जिंक के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Ar 3d10 और 4s0, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Ar 3d10 4s0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो आप घर से होमवर्क लिखिएगा। Fe3+, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। Fe3+ एटॉमिक नंबर 26, शायद उसका आप जो है कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक है, पहले देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसी मेथड से निकालो जो आपको सिखाया है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, नोबल गैस वाला लगाओ, नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओ। ठीक, इसके बाद जस्ट लिख के उसे पेस्ट कर दो कमेंट में। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आया है। समझ में आया तो एक बार चैट में जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है जो हमने सीखा है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर क्या देता हूँ कि जब आपने देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, आई थिंक किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो, या फिर आप इसका आंसर हो सकता है जानते भी। हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ 1s लिख रहे हैं, देन 2s लिख रहे हैं, देखो है ना, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल लिख रहे थे 2s, देन यहाँ 2p था, 2s था, 2p था, फिर 3s लिखा, फिर 3p लिखा, फिर आप पहले 4s लिख रहे हो, देन 3d लिख रहे हो। बट सर आपने तो ये पढ़ाया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी माना चाहिए, दैट मींस थर्ड वाली माना चाहिए, देन 4 माना चाहिए। बट आपने तो पहले 4 को लिख दिया, देन 3d को लिख दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर 18 के बाद, परमाणु क्रमांक संख्या 18 के बाद, ठीक है, परमाणु संख्या 18 के बाद या परमाणु क्रमांक 18 के बाद इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग कर रहे हो तो फिलिंग में चेंज देखने को मिलता है, एब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है। और चेंज को प्रूफ करने के लिए अबव के रूल में कुछ बदलाव करे गए। ठीक है, अबव रूल में कुछ बदलाव करे गए, और इस रूल को काफी नाम से जाना जाता है, जैसे मेडलंग रूल भी कहा जाता है इसे, काफी जगह से मेडलंग रूल भी कहा जाता है, काफी लोग इसे जेनेट रूल भी कह देते हैं, जेनेट रूल। ठीक है, मेडलंग जेनेट रूल भी कह देते हैं उसको। ठीक है, कई लोग इसे डायगोनल रूल भी कहते हैं, अलग अलग नाम से रूल को जाना जाता है। खैर, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में देखते हैं। तो ये कहता है जब 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो एनर्जी का फेरबदल हुआ, ये क्यों हुआ, तो इसके लिए रूल लगता है N+L रूल। क्या लगेगा, N+L रूल। ठीक है, और ये N+L रूल के लिए अकॉर्डिंग
जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम आएगी पहले इलेक्ट्रॉन आप उसी में भरेंगे, ठीक है। जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम आएगी इलेक्ट्रॉन पहले आप उसी में भरेंगे। तो चलिए मैं यहाँ 4s और 3d में तो देखना चाह रहा हूँ कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आएगा। तो मेडलन रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आएगा ये चेक करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4s है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। मैंने आपको बताया था कल भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, कल भी पढ़ाया था, ठीक। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 3 है और l के लिए d की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक। तो इन दोनों का सम प्लस ही तो करना है n+l, तो n+l कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और n+l यहाँ पे 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n+l की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n+l की वैल्यू 5 आई। चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू कैसे चाहिए मिनिमम, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें ही भरा जाएगा। तो हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ऑब्बा रूल या मेडलन रूल है, इसमें n+l रूल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक। तो मिनिमम जिसके लिए वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, इसलिए 3d और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जा रहा है 4s में भरा जा रहा है, देन 3d में भरा जा रहा है, क्योंकि 18 देखो 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 के बाद ये रूल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है n+l रूल, ठीक है। खैर ऐसे प्रश्न काफी कम पूछे जाते हैं, बट हाँ कई बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही देख लो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ 6p है, यहाँ 5f है ना, यहाँ 6p है और यहाँ 5f है। फिर वही मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 6p और 5f है, 6p में तो पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए जबकि इसकी एनर्जी ज्यादा है 6l की, और 5p में बाद में भरे हैं, तो वही n+l रूल यहाँ पे लगा के देख लीजिए। n की वैल्यू 6p के लिए लगा रहे हैं, 6p के लिए लगा रहे हैं, चलो कंपेयर लिख लेता हूँ पहले, 5s के लिए लगा रहे हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, p की वैल्यू l के लिए या l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, ठीक। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 5f, तो 5 हो जाएगी। l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है 3 होती है, ऐड कर लीजिए 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। तो देखो n+l की वैल्यू किसके लिए मिनिमम है 6p के लिए मिनिमम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भर दोगे 6p में भर दोगे। आई थिंक ऐसे आंसर्स आपको मिल गए होंगे, ठीक है। चल तो आगे बढ़ते हैं, जो भी डाउट आते हैं आप डाउट अपने लिख दीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा कमेंट में मैं आपके चैट जो है पढ़ के उनके आंसर कर दिया करूँगा। और लाइव क्लास का यही बेनिफिट है कि क्लास के बाद जो है आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बीच में क्यों डाल दिया, ठीक है। अच्छा खासा हम ऑर्बिटल पे आ गए थे, तो बेसिकली बता देता हूँ ये कुछ मॉडल्स हैं जो हमें चाहिए अपनी थ्योरी को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आपने पढ़ा है कि थॉमसन का मॉडल सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत क्या था। इसका सिद्धांत था कि भाई आपके पास मान लो ये एटम है, एटम गोल होना चाहिए, बन नहीं पाया कोई बात नहीं, पूरा गोल मान के चलना, गोल मतलब स्फीयर, 3D है 2D नहीं है। सर्कल बना दिया है वैसे ही मैंने, पर इमेजिन करिए 3D है, ठीक है, क्योंकि सर्कल हमने देखा था 2D होता है, स्फीयर स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है, ठीक। तो उस स्फीयर के अंदर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे भरे रहेंगे जैसे खिचड़ी बना रहे हैं, और खिचड़ी में क्या होते हैं जैसे किशमिश पड़े हैं, है ना, पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जैसे रेजिन पुडिंग मॉडल, ठीक है, पल्म पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। खरबूजे में बीज जैसे होते हैं, हम जो खरबूजे में बीज देखते हैं क्या वो रैंडम क्या वो एक डेफिनिट क्या वो शेप में भरे हो सकते हैं, नहीं, वो रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं। तो सेम मान के चलो कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली भरे होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं इसमें माइनस चार्ज होता है, और उसके बाहर ये जो होता है गोला जो बना है ये होता है पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का गोला, ठीक, पॉजिटिव आवेश का गोला होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा माइनस चार्ज, क्यों ये पॉजिटिव चार्ज का गोला इस माइनस चार्ज को घेरे बैठा है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो आपका एटम होता है ना, एटम परमाणु, वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जितना इस पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसके और चारों ओर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा मान के चलिए कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो एटम के लिए एक कहानी और पता चली कि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है। ये थॉमसन मॉडल से भी बात समझ में आ गई कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। और याद कीजिए कल भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने। तो थॉमसन ने कहा कि भाई वाटरमेलन जैसे खरबूजा होता है, खरबूजे के अंदर बीज होता है, तो बीज के अंदर भी आपने देखा छोटा बीज होगा, तो छोटा बीज जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो खरबूजे का बाहर जो रेडिस कलर का है या फिर ब्लैक कलर का कवरिंग है वो उसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और जो बाहर पॉजिटिव स्पेयर है वो आपस में मिलकर एक दूसरे से कैंसिल आउट कर कह सकता हूँ कि एटम को न्यूट्रल करते हैं। कैसे करते हैं, उदासीन करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम।
तो बेटा जी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जल्दी से समझते हैं, ज़्यादा डेप्थ में इसके मैं नहीं जा रहा, ठीक है। जनरल साइंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज यहाँ भी मुझे इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिजिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री वाले बच्चे बस इतना सा समझ लेंगे, बाकी क्लास 9 की किताब में से एक बार पढ़ भी सकते हैं, 11th में भी इसको 11th क्लास में पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आउटकम की मुझे यहाँ पे आवश्यकता है, इसलिए इन मॉडल ऑफ एटम को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में आपने पढ़ा था कि आपके पास मान लो ये एक एटम है, एक ये एटम है, गोल है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, न्यूक्लियस है। आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करा रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करा रहे हैं। ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल्स मतलब एक कोई सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, एक कोई सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल हीलियम का पार्टिकल होता है ना, हीलियम का पार्टिकल होता है जिसपे +2 चार्ज होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार मास नंबर 4 होता है ना। तो इसलिए 2 और 4 लिख दिया, और हीलियम पे +2 चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो जब हम यहाँ पे एटम से ये अल्फा पार्टिकल पास कराते हैं तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल सीधी चली जाती हैं, ठीक है, कुछ टकराती हैं तो वो ऐसे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ जो टकराती हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, बिल्कुल सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ, यस। कुछ जो टकराती हैं, टकराने के बाद उसी दिशा में वापस आ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिबाउंड होना, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो रही है डिफ्रैक्ट। डिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी बीमा का कोणों से मतलब एंगल से डाइवर्जन हो जाना है, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। हिंदी के लिए एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्ट। डिफ्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोनों से लाइट का मूव हो जाना, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब तो सिंपल है कि जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस आ गया, ठीक है, मतलब 180 वापस आ जाना। और कुछ जो रेज हैं, अल्फा रेज है, ये सीधी पास हो जाती है, ठीक है, कुछ जो अल्फा रेज है वो सीधी पास हो जाती है, ये हो गई सीधी पास, ठीक। तो 3 तरह की रेज देखी, एक जो सीधी पास हो गई, एक जो डिफ्रैक्ट हो रही है, एक जो रिबाउंड हो रही है, ठीक है। तो 3 तरह की वेव इसमें हमने देखी। अब कहानी क्या है? इनने देखा कि जो रेस सीधी पास हो गई, वो कितनी थी? मान लो अगर आपने ऐसे 20,000 रेस डाली, ठीक है, 20,000 में से मान के चलो 19,990, ठीक, 19,990, तो बिल्कुल 20,000 में से 19,990 रेस तो सीधी पास हो गई, ठीक है। अब जो बची हुई 10 हैं, उसमें से कुछ डिफ्रैक्ट हो गई और मुश्किल से 1 या 2 रिबाउंड हो गई। रिबाउंड का मतलब टकराई न्यूक्लियस पे और वापस आ गई। तो दैट मीन्स हमें इस 20,000 में से वो 10 रेस को चेक किया। दैट मीन्स रदरफोर्ड ने उस 20,000 में से उस 10 रेस को चेक करा और ये जानने की कोशिश करी कि भाई जब मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल को उस एटम पे टकराया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक और, ये भैया जो पार्टिकल लिया था किसका लिया था? तो पता होना चाहिए, गोल्ड का पार्टिकल लिया था, ठीक है, गोल्ड की फॉइल ली थी। क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली, व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्ड फॉइल? तो आपने देखा है कि मात्र सोना ही ऐसा धातु है जो उसको हम पीट पीट कर, है ना, तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, तार बना सकते हैं उसको पीट पीट कर, तो मिलिएबिलिटी होती है, ठीक। तो उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और आपने पढ़ा है क्लास 10th एनसीईआरटी की किताब में कि 1 ग्राम सोने को पिघलाकर 2 किलोमीटर लंबी वायर बना जा सकती है, ठीक है ना, 2 किलोमीटर लंबी वायर 1 ग्राम सोने से। तो सोचो, ये आपने जो गोल्ड फॉइल ली है, क्यों ली है गोल्ड की? क्योंकि गोल्ड का जो फॉइल है या गोल्ड जो है उससे हम बहुत पतली लेयर बना सकते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th में लिखा भी है, ये इतनी पतली परत होती है कि केवल 1000 एटम थिक। कितनी होती है? 1000 एटम थिक। जितने 1000 एटम मिलकर इसको मोटा बना सकते हैं उतनी पतली परत ये होती है, ठीक है। 1000 एटम, सोचो एक एटम कितना छोटा होता होगा और ये 1000 एटम थिक के बराबर है। खैर, मैं ज्यादा बहता नहीं उस टॉपिक पे, आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं, ठीक। तो हमने देखा जब हम अल्फा पार्टिकल को पास करा रहे हैं तो मान के चलिए 20,000 रेज में से केवल 10 ही रेज हैं जो क्या हो रही हैं, तो डिफ्रैक्ट हो रही हैं, या उसमें से 2-3 ही हैं जो रिबाउंड हो रही हैं, ठीक है। तो उसने यही कारण जाना कि ये रिबाउंड क्यों हुआ। तो देखो समझो, यहाँ पे मेन रीजन यही है कि अल्फा पार्टिकल जो क्या है, हीलियम जिसपे +2 चार्ज है, हीलियम जिसपे +2 चार्ज है, बेटा ये प्लस चार्ज है। और समझो ये जैसे ही न्यूक्लियस पे टकरा रहा है तो हमने पढ़ा ना, न्यूक्लियस पे ऑलरेडी प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। किस कारण से होता है? कल भी पढ़ा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। हालांकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बट प्रोटॉन की वजह से उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत सरल सी बात है, ठीक है। हालाँकि देखो बच्चों, हर टॉपिक का एक बहुत डेप्थ है। मान के चलिए इसको हम और भी ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हैं, और भी ज़्यादा इसका कांसेप्ट एनालिसिस कर सकते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम अगर पढ़ाया जाए तो मतलब मान के चलिए 45 टू 1 घंटे का ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए है, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखिए, हमें केवल जो तैयार करना है 75 मार्क्स का तैयार करना है। 75 मार्क्स में जितना हमारे लिए प्रेफरेबल है हम उतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में भी इसके नहीं जाएँगे, ठीक है। बट हाँ, बेसिक आउटकम, बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे ज़रूर मिल रहा होगा।
ठीक है। तो हीलियम पे देखो क्या है, अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 चार्ज वाला है, जिसपे प्लस चार्ज है, और जब ये न्यूक्लियस पे टकराएगा, न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको ऐसे समझ के चलो कि बेटा यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और हम जानते हैं सेम चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसकी वजह से जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इनको दूर भगा रहा है, रिपेल कर रहा है ना, तो इसकी जिसकी वजह से आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है और रिबाउंड देखने को मिल रहा है। ठीक, अब जरा समझो कुछ और कंसेप्ट को। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं इसको और ज़ूम इन कर रहा हूँ, देखो इस न्यूक्लियस को और ज़ूम इन कर रहा हूँ, ये आ गया, ये है नाभिक न्यूक्लियस। अब देखो कौन रिबाउंड होगा, ऐसा अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल बीचों-बीच पड़ेगा ना इस न्यूक्लियस के, ऐसा अल्फा पार्टिकल जो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों-बीच पड़ेगा, वही रिबाउंड हो पाएगा, ठीक है? वही रिबाउंड हो पाएगा, वापस आ पाएगा। और बाकी जो कोनों पे पड़ रहे हैं, कोने पे पड़ने को हमने अभी देखा, ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है? ऐसे भी जा सकता है या वापस किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है? क्योंकि लाइट जब भी कोनों पे पड़ती है, कोनों पे पड़ने के बाद वो क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है सिंपली। ऐसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, जब ये टकरा रहे हैं किससे, न्यूक्लियस के कोनों से, तो ये डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? हमने देखा अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम +2 चार्ज, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से रिबाउंड या फिर डिफ्रैक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत सरल सी बात है, ठीक? तो हिंदी इंग्लिश के लिए हीलियम हीलियम ही रहेगा भाई, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश की समस्या नहीं आएगी, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बच्चे पूछ चुके हैं या कर चुके हैं कि केमिस्ट्री में सर ये हिंदी इंग्लिश वाली समस्या आती है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, अल्फा पार्टिकल को हिंदी में भी अल्फा ही कहते हैं, इंग्लिश में भी अल्फा ही कहेंगे। हीलियम को हिंदी में भी हीलियम ही कहते हैं, एच ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी उसको एच ही लिखते हैं, ये तो मजबूरी है भाई। उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी कोई समस्या नहीं है। बस समझिए कि हीलियम पे भी प्लस चार्ज है, और वर्ड्स को मैं जो वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिए हीलियम जिस पे प्लस चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल जो हीलियम है उस पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज है। सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं। इसी रिपल्सन की वजह से आपको डिफ्रैक्शन होता हुआ दिखता है, रिबाउंड होता हुआ दिखता है। डिफ्रैक्शन का मतलब कोनों से टकराया, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चला गया। रिबाउंड होने का मतलब सेंटर पे बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों-बीच पड़ा। सेंटर नहीं कहूँगा, बीचों-बीच कहूँगा, ठीक है? अब ये सेंटर और बीचों-बीच वाला खेल थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाला हो जाएगा। इसमें थोड़ा इसको थोड़ा-सा कहते हैं ना, अ, मुद्दे से अलग रखते हैं। मेन बात पे आते हैं कि हीलियम जैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे टकराया, टकराने के बाद ये वापस आ जाएगा, उसको हम रिबाउंड कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और लिमिटेशंस हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि क्लास वाइंड अप करने का टाइम भी हो गया है, तो क्लास को वाइंड अप भी करते हैं। बट हाँ, बोहर बरी जो बोहर की क्वेश्चन है, वो मैं आपको पढ़ा के ही क्लास जो है वाइंड अप करूँगा। ठीक? तो लिमिटेशन बच्चों क्या रही? इसकी लिमिटेशन ये रही कि रदरफोर्ड ने लास्ट में ये कहा, ठीक है? मैं इसका बस आउटकम बता रहा हूँ, लिमिटेशन बता रहा हूँ, क्या इसका जो है सीमा रह गई, मतलब क्या इस इक्वेशन को जो हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा है, क्या इसकी सीमाएँ रह गई? ये इससे अधिक क्या नहीं समझा पाया, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लिमिटेशंस रह गई कि भाई इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता-लगाता लास्ट में न्यूक्लियस में ही समा जाता है। समझो कितनी मतलब खतरनाक बात कह दी, ठीक है? इसने कहा भई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, और घूम रहा है तो देखो बेटा ये एनर्जी देखो, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, और जैसे-जैसे न्यूक्लियस के पास पहुँचता जा रहा है, तो बेटा ये एनर्जी को कम करता जा रहा है। समझो, यहाँ पे इसकी एनर्जी मान लो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट अस कंसीडर कि इसकी एनर्जी यहाँ पे 100 जूल है। जैसे ही ये स्पाइरल पाथ में आया, देखो कैसे घूम रहा है स्पाइरल। ठीक है? स्पाइरल पाथ में। स्पाइरल आपने देखा है कॉपी किताबों पे जिल्द के रूप में भी आजकल स्पाइरल का यूज़ करा जाता है, ठीक है? उसको हम स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग भी समझ सकते हो उसको, स्प्रिंग की तरह, ठीक है? हालाँकि ये घूमता-घूमता देखो अंदर न्यूक्लियस की ओर जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे 100 जूल है, यहाँ पे 75 जूल हो गई, और अंदर गया तो यहाँ पे 50 जूल एनर्जी हो गई, और जैसे ही न्यूक्लियस में समा गया 0 जूल इसकी एनर्जी हो गई, ठीक है? तो समझो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा गया, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, ये एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और जब ये एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो हाउ एटम्स बिकम स्टेबल, कैसे ये एटम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ करता-करता न्यूक्लियस में समा रहा है, तो बेटा ये मान लो 100 जूल एनर्जी है, 75 जूल पे चला गया, तो 25 जूल इसने क्या कर दी, रिलीज़ कर दी। तो यही बात ऊपर लिखी भी है कि जब ये स्पाइरल पाथ में घूम रहा है, तो ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। रेडिएट को मतलब ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ऊर्जा निकाले जा रहा है। क्यों निकाले जा रहा है? भाई जैसे ऊर्जा को कम करता जाएगा, उतनी ऊर्जा निकालता जाएगा, और जितनी ऊर्जा निकालता जाएगा, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, रेडिएट ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात? तो रदरफोर्ड की दिक्कत क्या रही? इसने एटम को अनस्टेबल बना दिया। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता-लगाता लास्ट में किसमें समा रहा है बच्चों? लास्ट में वो न्यूक्लियस में ही समा जा रहा है। ठीक है? तो ये कांसेप्ट की बड़ी ही गड़बड़ हुई। तो इस कांसेप्ट को सही करने के लिए आए बोहर भैया। ठीक है? कौन आए? बोहर भैया। तो इनका बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है, या इसको बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। ठीक है? समझते हैं? इन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस नाभिक,
इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाता है, एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा कि भैया जो रदरफोर्ड भैया थे, आपकी बात गलत हो गई। आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाता-लगाता न्यूक्लियस में समा रहा है, तो ये कांसेप्ट आपका बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, बिल्कुल ही गड़बड़ वाला कांसेप्ट है। क्यों गड़बड़ वाला कांसेप्ट है? तो उसके पीछे का सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि भई जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स शेप में या मैं बोलूँ फिक्स स्फीयर में, फिक्स सर्कल में, स्फीयर नहीं कहूँगा, सर्कल कहूँगा क्योंकि उनके टाइम पे जनरली 2D चीज़ों को सोच पाते थे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हर कोई 2D सोच रहा है, पर वो 2D ही सोचते थे। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है? कैसा चक्कर लगा रहा है? सर्कुलर पाथ में, ठीक है? वृत्ताकार जो उसका पाथ है उसमें वो चक्कर लगा रहा है, ठीक? इसके पीछे का रीज़न क्या दिया या क्या उनका स्टेटमेंट रहा या क्या उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है? तो ये बोहर के ही पोस्टुलेट में से मैंने एक पोस्टुलेट उठाया, ठीक है? सारे पोस्टुलेट्स मैं अभी नहीं पढ़ाने जा रहा क्योंकि इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जितनों की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे मैं अभी चर्चा करूँगा, ठीक है? ये तो अपने आप में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, मान के चलिए हर चीज़, हर थ्योरी इसमें पढ़ाने गया, तो इसी के लिए कम से कम 10-12 क्लास चाहिए, ठीक है? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखिए और अदरवाइज़ अगर आप इन टॉपिक्स को अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं और कोई भी समस्या आती है, तो समस्या को आप ज़रूर बताएँ। क्लास के बाद मैं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर भी करा करूँगा। ठीक है? तो इसमें लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स कहता है जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम एल से दर्शाते हैं। एंगुलर मोमेंटम कल भी इस पे चर्चा करी थी कि भई ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है देखो, एंगल में घूम रहा है, एंगल में घूम रहा है और घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी और ये कुछ रेडियस आर पे घूम रहा होगा। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों, वो एमवीआर आएगा, ठीक है? इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो एमवीआर आएगा, जिसको हम कहते हैं कोणीय संवेग भी। ठीक है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, वो कितना होगा? L इक्वल टू mvr। यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, m क्या है? मास है किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन, भार है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है, वेग है किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि कितने वेग से, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। r क्या हो गया? उस सर्कुलर पाथ का फिक्स्ड रेडियस, फिक्स त्रिज्या हो गई। ठीक है? फिक्स रेडियस या फिक्स त्रिज्या हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L इक्वल टू mvr होता है। तो इसी को मैं इक्वेशन नंबर लेट अस से 1 मान लेता हूँ, ठीक है? और फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, फ्रॉम प्रमात्रा विज्ञान, ठीक है? क्वांटम साइंस और आजकल आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मूवीज़ मतलब आप मार्वल्स वगैरह की मूवीज़ देखते होंगे तो क्वांटम रियलम, क्वांटम मैकेनिक्स इन पे ही बात करता है। ठीक है ना? तो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब मल्टीपल होगा n टाइम्स ऑफ h बट्टे में 2 पाई। और ध्यान रखना कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि h कट की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा h कट की वैल्यू h बट्टे में 2 पाई होती है या फिर मैं इसको सिंपली n h कट भी लिख सकता हूँ। समझ गए होंगे? सरल सी बात है, फिर से बोल देता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, हालाँकि ये कैसे आया उसको एवरेज वैल्यू वगैरह में पढ़ाया जाता है, कभी टाइम मिलेगा मास्टर्स केमिस्ट्री वाली क्लास में आके वहाँ पे उस कांसेप्ट को भी पढ़ लीजिएगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब सॉल्यूशन करते हैं, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अच्छा ये एल क्या है? लिखा हुआ है वैसे तो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है? हिंदी माध्यम वाले बच्चे चाहे तो नोट्स बना रहे हैं हाथ टू हाथ, तो नोट्स में भी बात लिखते हुए चलेंगे, हालाँकि बात ऊपर लिखी हुई है, ठीक है? फिर से समझिए, तो बोल रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग प्रमात्रा जो आपका रसायन शास्त्र है या हम बोलूँ विज्ञान है, इसके अकॉर्डिंग याद कीजिए कल भी पढ़ा था, विज्ञान को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक क्लासिकल लेवल, एक क्वांटम लेवल, कल पढ़ाया था। क्वांटम लेवल पे रूल बदल जाते हैं, ये सब कहानी मैंने कल की क्लास में बोली थी। ठीक है? तो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स अगर क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशन करते हैं, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, कोणीय संवेग होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मतलब n टाइम होगा किसके? h बट्टे में 2 पाई के, ठीक है? और ये h बट्टे 2 पाई को हम h कट भी लिख देते हैं, h और उस पे कट, ठीक है? तो h कट कुछ नहीं होता, h बट्टे में 2 पाई होता है, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जनरलाइज़्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है? साइड में जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेट कर देता हूँ, इक्वेट का मतलब बराबर कर देता हूँ। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखता हूँ, इक्वेट करता हूँ। तो बराबर करते हैं क्योंकि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, तो दोनों को बराबर रखता हूँ। तो ये बन जाएगा mvr इक्वल टू nh बट्टे में 2 पाई, nh बट्टे में 2 पाई। तो बेटा यहाँ से r निकालो तो कितना आ गया? nh बट्टे में 2 पाई mv।
ठीक है? तो इस रिलेशन से हमें क्लियरली आइडेंटिफ़ाई हो पा रहा है, क्लियरली हमें पता चल पा रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे एक फिक्स रेडियस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, ठीक है? तो देखो जो रदरफोर्ड ने बात कही थी कि चक्कर लगाता-लगाता न्यूक्लियस में समा जाता है, उसको बोहर ने आके करेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, एक फिक्स रेडियस में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर है? चलिए, तो कल की क्लास में आपको पढ़ाऊँगा डेवलपमेंट क्या-क्या हुए बोहर मॉडल के साथ-साथ, ठीक है? जिसमें हम डुअल बिहेवियर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ये कल की क्लास में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक? अब फ़िलहाल के लिए अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जानते हैं लाइक और शेयर से ज़्यादा करिएगा और आप मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है? उसमें मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो बच्चे हैं या काफ़ी जो लर्नर्स हैं, उसमें वो क्या करते हैं वीडियोज़ देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है लाइक करने का रीज़न ये है कि भई लाइक करते हैं तो मान के चलिए जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उस पे आप जो है एक कहते हैं ना अपना खुद का स्टैम्प लगा दें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास जॉइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे लिंक है, उसको जॉइन कर लीजिएगा। फीस वगैरह मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे कोर्स पूरा चलता रहेगा, वो मैं आपको कहानी बता ही चुका हूँ, वहाँ पे आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लैब स्टैंड की। इसके अलावा हमारे क्लास 9 से 12 तक के बैच चल रहे हैं, ठीक है? बीएससी के बैच चलने वाले हैं, मास्टर्स के बैच चलने वाले हैं, ठीक है? ये ओजीसी साइंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको कहा था ओजीसी कॉम्पिटिशन करके भी एक हम ऑनलाइन चैनल खोलने वाले हैं, जिसमें आपको कॉम्पिटिशन बेस्ड आपको सारा जो है पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो यूकेपीएससी के लर्नर हैं, उनके लिए काफ़ी सारे बैचेज़ हम जनरेट करेंगे और काफ़ी रिलायबल कॉस्ट पे उसको आपको देंगे और बेहतर से बेहतर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? इतनी क्लास पसंद आती है, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, बताइएगा वो कमेंट करके कि आपको क्लास कैसे लगी है, ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।